मास नंबर। और ये क्वांटिटी आप लोगों को पता है किसके बराबर है? एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है क्या नहीं? तो इसकी जगह मैं एटॉमिक मास यूनिट लिख सकता हूँ कि नहीं? और ये किस और भी तो बराबर है, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर भी तो है। तो इसकी जगह आप मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हो और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी लिख सकते हो और AMU ये भी लिख सकते हो। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब कार्बन का एटॉमिक मास दिया गया तो उसके साथ 12 AMU लिखा जाता है, तो वो एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास के साथ AMU लिखना ज़रूरी है। इसी तरह 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं कार्बन 12 के बारे में पूछूं, ये मैंने बताया भी था कि 12 आ जाए, 12 ग्राम आ जाए, 12 AMU आ जाए। तो अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आ जाएगा मोलर मास और ये आ जाएगा एटॉमिक मास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ आपका करा दूँ ना, वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर थीटा एंड कैट की क्लासेस का स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारे पास जो है शकील सर मौजूद है, एमफिल है केमिस्ट्री में और कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी में एक स्टेप हमने लिया है। तो मैंने सोचा ये क्लासेस जो हमारी थीटा एंड कैट की जो शकील सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसको हम क्यों ना कैमरे की आँख से महफूज कर लें। इस सिलसिले में आप लोगों के पास की हाज़िरी हुई है। इंशाअल्लाह मज़ीद हमारी क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मैंने सोचा अपने चैनल पर भी इसी लेक्चर को अपलोड कर लेते हैं। लेक्चर के एंड पर इंशाअल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट मौजूद हैं तो उनके लिए ग्लिम्स हम आपको देंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ इंटरव्यू भी आपको इंशाअल्लाह करवाएंगे। तो बहरहाल शकील से क्लास स्टार्ट रखेंगे, उम्मीद है आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, तो ये एटॉमिक मास के बारे में बता रहा था कि इसको हम किस तरह निकालते हैं। तो एटॉमिक मास अमूमन ये कुछ कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी होते हैं कि आपको 12 दिया जाए, 12 ग्राम दिया जाए और 12 AMU दिया जाए। तो हमेशा याद रखना है जब AMU में दिया जाए तो हम इसको या मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, कोई किसी एक मॉलिक्यूल का मास होगा, 2 का होगा या 3 का होगा। इस तरह अगर एटम का दिया जाए तो उसमें एक एटम का मास होगा, 2 का होगा या 3 का होगा। लेकिन जब हम किसी मोल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे, और जब कोई भी यूनिट ना हो तो हम उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो इनके यूनिट से आपको पता चलेगा कि ये रिलेटिव है या मोलर है या सिंपल मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है। तो ये फिर आप लोगों ने चेक करना है। तो मास नंबर का एटॉमिक मास को किस तरह मालूम करना है? आपने उसी के मास नंबर के साथ AMU लिख देना है, तो ये उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसका मुझे बता दे कि इसका एटॉमिक मास क्या है। चलो इनका, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 16 AMU। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एटॉमिक मास को क्या मालूम करूँगा? मास नंबर इनटू AMU। तो 16 इसका मास नंबर है, आगे से AMU लगा दो तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये क्या आ जाएगा? 16 AMU। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन का पूछूं, ये आ जाएगा 14 AMU। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तो मैं एटॉमिक मास का बता दूं। अगर आपसे कोई इस तरह कहते कि ऑक्सीजन O2 इसका, तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो अब इसका मैं क्या मॉलिक्यूलर मास बताऊंगा? तो मॉलिक्यूलर मास में तो हम 2 एटम के मास के साथ फिर AMU लिखते हैं, जो स्टेट में आ रहा है उसी स्टेट के हिसाब से हमने लिखना है। तो यहाँ पर O2 है तो इसका 32 आ जाएगा और आगे से AMU। तो हम जब भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट्स का, तो उसके साथ हम सिंपल AMU लिख लेते हैं। और AMU इज़ अ स्मॉल यूनिट, ये 1, 2, 3, 4 कम तादाद को इस्तेमाल किया।
जब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम हो तो ये बहुत बड़ी तादाद है, तो इसके लिए हम ग्राम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जब कोई यूनिट ना हो तो इसके लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास का टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास को मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एटॉमिक मास, ये जो मैंने अभी एटॉमिक मास निकाला इसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एक होता है एक्चुअल। और ये जो एक्चुअल एटॉमिक मास है इसको निकालना मुश्किल है, इसलिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो हम उसके ज़रिए इस मास को निकालते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर था ये उस टाइम इन्वेंटेड नहीं था, तो इसलिए हमने एटम के मास को निकालने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड लिया। जिस तरह आप बाज़ारों में जाते हो, किसी वज़न का पूछते हो तो किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके दिया जाता है, तो इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रिलेटिव एटॉमिक मास। जब दूसरी चीज़ से कंपेयर करके कोई मास निकाला जाए उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव। बाज़ार में आप जाते हो 1 किलो टमाटर, तो दूसरे साइड पर 1 किलो का जो स्टैंडर्ड है वो रख दिया जाता है इधर से, हाँ, तो जब बराबर आ जाए हम तब कहते हैं कि ये 1 किलो, हाँ, तो हमने उस स्टैंडर्ड से मालूम किया गया हो ऐसे मास को फिर हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे नोट कर लो, फिर इससे साफ कर लो। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना, अच्छा ठीक है, इसे साफ कर लो। एक एटम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अगर आपको मिसाल कार्बन 12 दिया गया हो, उसके 24 mu दिए गए हों, तो इसमें कितने एटम होंगे, 2। अगर 36 दिए गए हों फिर 3। तो ये तो आपको तादाद, हम एक एटम के मास को mu में लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कार्बन के 36 mu हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आप क्या करोगे, 36/12 करोगे तो 3 एटम होंगे। तो इसी तरह हम कम तादाद को ज़्यादातर mu में, आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई kg का किलोग्राम में कोई चीज़ पूछे और कोई ग्राम में, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राम में जो है वो थोड़ी सी चीज़ होगी और kg में ज़्यादा होगी। तो ये तो कॉमन सेंस से भी पता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह ग्राम स्मॉल यूनिट है इसी तरह mu भी स्मॉल यूनिट है। तो हम जब लार्ज क्वांटिटी का काउंट करेंगे तो उसके लिए हम मोल, ग्राम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जब स्मॉल क्वांटिटी में लिया तो mu का। ये मैं भी बता रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास का भी टॉपिक आ रहा है। ठीक है, ये तो जनरल एटॉमिक मास है, तो इसे साफ कर लो। अच्छा, इधर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास जल्दी समझा रहा हूँ। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है दूसरे के साथ रिलेट करना है, तो रिलेट करना है तो जाहिर सी बात है एक स्टैंडर्ड भी तो लोग हैं, उस रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है। तो इनिशियली सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया था, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इससे पहले कौन कौन से रेफरेंस लिए गए हैं। हाइड्रोजन को भी रेफरेंस लिया गया है, ऑक्सीजन को भी रेफरेंस के तौर पर लिया गया है, लेकिन इन दोनों को फिर रिजेक्ट किया गया था। तो आजकल जो रेफरेंस लिया जाता है वो कार्बन 12 को रेफरेंस के तौर पर दिया गया है। तो अब आते हैं इसके डिफिनीशन की तरफ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास, ऐसा मास ऑफ एन एलिमेंट obtained by comparison with 1/12 of carbon 12 isotope। तो मास ऑफ किसी एक अननोन एलिमेंट का मास जब उसको हम कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर कर लें और जो मास हमें हासिल हो उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसके लिए हम कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया है। अब इसमें फिर क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों लिया गया है, इसके अलावा और भी तो हैं। तो इसके 2 रीज़न है कि कार्बन 12 को वाई कार्बन 12 इज़ चूजन एज अ रेफरेंस। तो इसकी 2 रीज़न है। सबसे पहले ये है कि ये स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप। सिर्फ स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है,
इस तरह स्टेबल आइसोटोप हीलियम भी है, तो उसको क्यों रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया गया है। तो इसी के साथ दूसरी कंडीशन जो है, इसकी नेचुरल एबंडेंस भी होनी चाहिए। तो इस तरह आइसोटोप होंगे जो कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, लेकिन उसका मसला ये होगा कि उसकी नेचुरल एबंडेंस में फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर आपने कोई कंपाउंड लिया है, उसके साथ आपने कंपेयर करना है, और आपको वो जो रेफरेंस ले रहे हो, आपको वो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, और या मुश्किल से मिल रहा है, तो कंपैरिजन फिर मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। तो हम ऐसे एलिमेंट को लेंगे जो स्टेबल भी हो आपको कंपैरिजन के दौरान, ताकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। एक इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी या कि उसको आप आसानी के साथ आपको हासिल हो और आपको कंपैरिजन में मसला ना हो। तो ये दो उसकी रीज़न है। इसकी समझ आ गई है जी? ठीक है। हाइड्रोजन बहुत लाइटर आइसोटोप था गैसियस स्टेट में, ठीक है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन से जो मास आ रहा था वो ज़्यादातर फ्रैक्शन में ज़्यादा आ रहा था, तो फ्रैक्शन में याद करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया। ऑक्सीजन का ये मसला पेश आ रहा था कि इसके दो आइसोटोप हैं, O18 O16, दोनों तकरीबन बराबर अमाउंट में मिल रहे हैं। तो अगर आप 18 समझकर उसे हासिल कर लेते तो ये पॉसिबिलिटी कि वो 16 वाला हो, या 16 को रेफरेंस लेते तो मतलब कन्फ्यूजन बन रही थी कि ये 16 आइसोटोप है या 18 आइसोटोप हैं। तो आप कंपैरिजन कर 18 को अगर मान के आप कंपैरिजन करते तो हो सकता है 16 वाला आइसोटोप हो, तो फिर इस तरह कंपैरिजन में मसला बन रहा था, ठीक है। तो इसकी नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा है, तकरीबन 99% इसकी एबंडेंस है। अगर मैं 100 ग्राम लूँ, तकरीबन उसमें 99 ग्राम इसी का 99% कार्बन 12 आइसोटोप होगा। तो इसलिए हमारे लिए कार्बन 12 को हासिल करना आसान है। तो ये कुछ इसकी रीज़न है। इसकी समझ आ गई है जी? कार्बन का अपना रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मालूम किया गया? क्योंकि ये तो उसको जनरली जिस तरह आप किसी चीज़ को, तो आपने कन्वेंशन तरीके जो नहीं होते हैं, एक चीज़ को आप मान लो कि इसका मास इतना है। मिसाल के तौर पर ये जो आयोपेक सिस्टम था, उसमें जो राड लाया गया था उसको जनरली उन्होंने 1 मीटर का नाम दिया गया है। तो पहले किसी चीज़ को आप कन्वेंशन मान के चलोगे, तब जाके कंपैरिजन। इस तरह तो ऊपर से तो नाजिल नहीं होगा कि ये बस 1 मीटर है। तो किसी चीज़ को आप ये मान के चलना है कि बस ये 1 मीटर है, आपने उसे स्टैंडर्ड लेना है। तो ये उन्होंने अपने तरीके से, साइंसदान थे, उन्होंने इसको ये नाम दिया कि ये 1 kg है, और जो राड है उसे फिर कंपेयर करके स्टैंडर्ड लिया गया। तो ये तो हमने खुद मान के इसे काउंट किया है, ठीक है। तो ये कार्बन 12 का उसको मान के दिया गया, इसे फिर कंपेयर करके निकाला जाता है, सही है। चलो अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मास ऑफ एन एलिमेंट ऑब्टेन। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया था कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है, तो देखो ये कंपेयर करके निकाला गया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह निकाला जाता है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास को आपने इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देख, इसको क्या नाम दिया जाता है? AMU का नाम दिया जाता है कि नहीं? 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 AMU, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन का मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो किस तरह बताओगे? इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? 16 नहीं, 16 MU। मैंने बताया नहीं था कि मास नंबर इंटू MU, तो मास नंबर तो 16 है इंटू MU, तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया डिवाइडेड बाय, तो ये कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? तो जितने भी रिलेटिव टर्म है वो यूनिटलेस होते हैं, तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि इट इज़ जस्ट ए नंबर। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास, आप ये एक नंबर है, आपको सिर्फ ये बताएगा कि कोई चीज़ दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी हैवी है। अब ये क्या शो कर रहा है? 16 का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन का मास जो है वो 1/12 ऑफ कार्बन से 16 टाइम हेयर हैवी है।
मतलब ये 16 टाइम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से हैवी है। तो ये आपको सिर्फ नंबर के बारे में बता रहा है। मिसाल के तौर पर 2 बंदे हैं, एक का वज़न 50 किलो है, दूसरे का 100 है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इससे 50 किलो ज़्यादा है, नहीं, कितना टाइम ज़्यादा है, तो 2 टाइम ज़्यादा होगा। 100 के रिस्पेक्ट में अगर मैं 50 काउंट कर लूँ तो 2 टाइम, तो ये जो 2 है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। सही है, तो ये एग्जांपल है रिलेटिव एटॉमिक मास के। और इसके अलावा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में मैंने अभी जो डिफाइन किया था, किस तरह डिफाइन किया था, 1/12 ऑफ 12 एटम, इस तरह डिफाइन किया था। अच्छा, कार्बन 12 एटम, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 12 क्रॉस 1 mu। देखो इसका एटॉमिक मास किस तरह निकालोगे, मास नंबर इंटू mu, इस तरह नहीं निकालूंगा। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास ये नहीं है 12 इंटू 1 mu, या 12 mu सिंपल लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं इसको कट ऑफ कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 mu। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और ये भी मैं बता दूं कि ये सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास यूनिट, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ आगे ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है, बल्कि ये रिलेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखो मैंने अब बताया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम, इसके बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 ग्राम कितने MU के बराबर है, तो आप लोग किस तरह करोगे, दोनों साइड को इस अमाउंट से डिवाइड कर लूँ। तो इसको मैं इस तरह कर लूँ 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24, इसको भी इससे डिवाइड कर लो तो ये कट हो जाएगा और इधर सिर्फ 1 ग्राम रह जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.66 क्रॉस 10 की पावर -24, इधर क्या लिख लूँगा AMU। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो इससे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आएगी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 AMU। ये रिलेशन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान देखो। देखो मैंने क्या लिखा है, 1 ग्राम में कितने MU है उसको निकालना है। ठीक है, तो 1 MU इतने ग्राम के बराबर होता है। इस रिलेशन को तो आप लोग पहले जानते हो, 1 MU इसके बराबर है। अब मैंने 1 ग्राम में कितने MU है वो बताने, तो दोनों साइड पर मैंने इसको 1 ग्राम बनाना है, तो इसी अमाउंट से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब इसी अमाउंट से डिवाइड कर लोगे तो 1 रह जाएगा, यूनिट तो होगा 1 ग्राम, और ये रिमेनिंग इसके बराबर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय दिस MU इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को कर लूँ तो ये बिल्कुल एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगी। और आगे यूनिट क्या है, MU। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ MU। अच्छा, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NA लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये 1 ग्राम इज इक्वल टू NA एवोगाड्रो नंबर इनटू MU। तो ये दूसरा रिलेशन आ गया है। इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। इसका मैं आगे यूज़ करूँगा जब मैं मोलर मास निकालूंगा, तो आप लोग कहोगे कि इसको मैं मोल में क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो 1 ग्राम किसके बराबर है, NA इंटू MU।
अच्छा, आप लोगों ने मोलर मास की डिफिनीशन तो पढ़ी हो, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तब मोलर मास आएगा। चलो फिर इधर अगर मैं आपसे ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन से देखते हैं 16.8, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको अगर मैं 1 ग्राम, अच्छा इसको mu और Na का इस तरह भी सो लिख सकते हो, 1 mu इज इक्वल टू, अगर इस तरह कर लूँ 1/n, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर mu की वैल्यू किस तरह लिख सकते हैं? इसमें ऑक्सीजन का मास जो आ रहा है वो 16 ग्राम बाई एन है, ये भी सही आ रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इस तरह भी सही आ रहा है। देखो 16 mu आ रहा है कि नहीं? mu की जगह ये भी तो बराबर आ सकता है, तो ग्राम बटा n है, मैंने इसके साथ लिखा कि नहीं? तो 16 ग्राम बाई n है, दिस इज आल्सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको सिर्फ इस तरह नहीं दिया गया होगा कि 16 mu, 16 ये भी दिया गया होगा 16 ग्राम बटा n है, तो दिस इज आल्सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ यहाँ पर mu की जगह ये जो नया रिलेशन हमने मालूम किया है, ये mu किसके बराबर है? 1 ग्राम बटा n है, तो हमने 1 ग्राम बाई n इसको यहाँ पर पुट कर लिया, तो ये रिलेशन भी आ सकता है। ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, अभी देखते हैं कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं। सर जी, साइंसदानों को कैसे पता चला कि इसी एटम के अंदर इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है? वो तो हम मास नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर प्रोटॉन या सिर्फ न्यूट्रॉन? नहीं, वो तो हम चार्ज से मालूम कर सकते हैं, चार्ज। और फिर ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी है, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके जो मासेस हैं, मतलब कि किसी का मास आ जाए, आपने तो न्यूट्रॉन का मास तो मालूम होगा, तो हम उसके इंटीग्रल मल्टीपल में देखते जाएंगे और चार्ज से प्रोटॉन का पता चल जाएगा, और जो बकाया है उसको हम मास ऑफ न्यूट्रॉन से डिवाइड कर लेंगे, तो ये तो आसान है। ठीक है, जो 1 ग्राम है जी, 6.023 ये वाला दिस, इसको आप डिवाइड कर लो 1/1166, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर मैं ऊपर कर लूँ तो पावर क्या प्लस नहीं होगी कि नहीं? तो इसलिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने जल्दी कर लिया है। आप इसको खुद कर सकते हो, 1/10 ये कर लो, तो ये तकरीबन कुछ वैल्यू आ जाएगी, और ये जो नीचे पावर है ये ऊपर तो प्लस हो जाएगी, तो इसलिए एवोगाड्रो mu। अब इसी को तो आप Na लिख सकते हो, एवोगाड्रो नंबर, तो ये एवोगाड्रो नंबर है, तो Na इंटू mu ये 1 ग्राम के बराबर है। उसी रिलेशन को देखो, उसी को मैंने सिर्फ इस तरह लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आपने mu की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको रीअरेंज कर लो, इसको इधर ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर एटॉमिक मास में दिया गया हो 16 AMU, तो अब mu की जगह आपने इसको लिख लेना है, तो ये भी एटॉमिक मास बनेगा कि नहीं? सही है, चलो जी। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम जो मास मालूम करते हैं जी, वो कौन सा मास होगा? वो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास। ये जो हमने कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट लिया गया है, तो वहाँ पर जो कार्बन एक एटम का मास होता है, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, एक एटम कार्बन 12 का जो मास लिया गया वो इसके बराबर आ रहा है 1.996 क्रॉस 10⁻⁻23 ग्राम, या सॉरी -24 है या -23 है, इससे मिलता जुलता मास निकाला गया है। फिर हम इसी को क्या करते हैं, mu में, इस रिलेशन में mu के साथ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये एक एटम का मास है, ठीक है, अब इसको 12 ग्राम के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो 12 ग्राम आएगा, तो तब जाके हम mu में कन्वर्ट, लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास निकाला गया है तो कार्बन 12 का,
तो वो यही मास निकाला गया। इसी को फिर हमने 1/12 पार्ट करना है, इसकी 1/12 पार्ट कर लो तो mu आएगा कि नहीं। तो हमने एक एटम का मास निकाला, हमने एवोगाड्रो नंबर ऑफ, एक एवोगाड्रो में कितने, एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। तो पहले एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर है, 12 ग्राम। तो हमें 12 ग्राम तो नहीं चाहिए, हमें एक एटम का मास चाहिए और उसको फिर 1/12 करना है। तो हमने पहले 12 ग्राम को कन्वर्ट करना है एक एटम में। जब हमारे पास एक एटम का मास आ जाए उसको फिर हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। मैं उसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, अभी कर लूँगा, एटॉमिक मास यूनिट किस तरह है वो भी कर लूँगा। पहले इसे साफ कर ले, अगर किसी ने नोट करना है नोट कर ले। ये कुछ कंसेप्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। तो पहले समझो, इंशाल्लाह क्वेश्चन इस तरह करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये किसके बराबर है, इसमें इतने एटम होते हैं कि नहीं। अच्छा, अब 1 मोल में कितना होता है, 12 ग्राम कार्बन 12 का, और इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। इसे भी लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ। अब मुझे इतने कार्बन एटम का मास तो नहीं चाहिए, मुझे एक कार्बन 12 एटम का मास चाहिए। तो मैं क्या कर लूँ, इसी को इस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको इस पर डिवाइड कर लो, तो ये एक एटम का मास आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से कोई वैल्यू तो आई होगी, मिसाल के तौर पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन इस तरह है 1.99 × 10 की पावर, ये पावर जो है -23, इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो एक कार्बन एटम का मास आ रहा है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड के लिए 1/12 लेना है। तो इसी को फिर मैं 12 पर डिवाइड कर लूँगा, इसी पर 12 पर डिवाइड कर लूँगा। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 को आपने क्या नाम दिया था, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आया कि नहीं। तो इसको आप लिख लोगे एटॉमिक मास यूनिट, और ये जो वैल्यू आएगी ये इसके बराबर आ जाएगी, -24 ग्राम। सही है। तो इसको फिर हम कंपेयर करके ले चलते हैं, और ये जो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आई है ये बिल्कुल प्रोटॉन का मास भी है, न्यूट्रॉन का मास भी यही है, और एटॉमिक मास यूनिट का भी यही मास है, ठीक है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास से मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास में एक और चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। इफ़, अब क्वेश्चन पर ध्यान दो, इफ़ 1/6 ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज अ रेफरेंस, अगर 1/12 की बजाय 1/6 लिया जाए रेफरेंस के तौर पर, देन रिलेटिव को मैं शॉर्टकट ये लिख रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, अगर 1/12 की बजाय एक 1/6 लिया जाए रेफरेंस कार्बन 12 का, तब क्या आएगा इसका, ऑक्सीजन का। अच्छा पहले ये बताओ, ये जो 1/12 रेफरेंस लिया गया था उस पर ऑक्सीजन का क्या मास आ रहा था, 16 mu। तो अगर 1/6 पे लिया जाए, पहले मुझे ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन का 1/12 पे लिया था उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, मतलब न्यू स्केल पर आ रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो पहले से स्केल पर मौजूद होती है, ठीक है। ये
ये जो 6 ले रहे हूँ इसको 1/6 के तौर पर नहीं, सिर्फ 6 के तौर पर लिखना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कार्बन 12। तो ये जनरल फार्मूला है। इसके अलावा 1/16 पूछा जाए, 1/24 पूछा जाए, तो आपने इन दोनों को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर जो x नहीं है, x अब यहाँ पर 1/6 है, तो सिर्फ इस 6 को x के तौर पर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 6, तो इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा, पहले से जो रिलेटिव एटॉमिक मास पहले स्केल पर था डिवाइडेड बाय 2, तो पहले स्केल पर कितना था, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आएगा, 8। तो अगर 1/6 को रेफरेंस लिया जाए तो इसका मास क्या आएगा, 8 आएगा। समझ आ गई इस बात की। चलो फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ इसी से रिलेटेड। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले 1/6 था, आप लोगों ने नोट किया होगा। अच्छा, फिर अगर मैं इसको 1/24 ले रहा हूँ, अगर मैं कार्बन के 1/24 को रेफरेंस के तौर पर लूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ x वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, पहले 6 था, अब क्या होगा 24, तो क्या आएगा 2, तो डबल आ जाएगी, तो क्या आएगा 16 का डबल क्या आएगा 32। समझ आ गई है। ये एक पॉइंट था, इस पर क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं, तो इसको भी नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद एटॉमिक मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास भी हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आप लोगों ने पढ़े हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे एम्पेरिकल फार्मूला बता सकता है क्या डिफिनीशन है, ताकि फिर मुझे आसानी हो फिर एम्पेरिकल फार्मूला का। वैसे जो सिर्फ जो समझाओ उसी उर्दू में बता सकते हो। जो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल में क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल होल रेशियो को बताता है। सिंपल होल रेशियो का क्या मतलब है, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो सिंपल, आपने रेशियो को सिंप्लीफाई करनी है। रेशियो को सिंप्लीफाई का ये मकसद है कि आपने सारों एटम के जो हैं उनको रेशियो को इकट्ठा देखना है। इस तरह ना हो कि 2 की रेशियो कम हो रही है और तीसरा को छोड़ दिया, इस तरह नहीं होगा। सारे एटम के आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का मतलब है सबका रेशियो 1 तक ले आना है, ठीक है, अगर आ सके, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, पहले इस सब नोट कर लें। अच्छा, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जितने एटम मौजूद होते हैं उसी एटम की तादाद को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन दोनों की डिफिनीशन है। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम अभी जल्दी करेंगे। पहले आप जल्दी, ये लिखा होगा, चलो इसे साफ कर लो, ये डस्टर दे दो, इसे जल्दी साफ करो। तो मैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इनसे किस तरह डिफरेंट होते हैं मैं डायरेक्ट उस पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ये तो मैंने अभी बता दिया है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला ये लिखा किसके लिए जाता है, अच्छा ये पता है एम्पेरिकल फार्मूला किसके लिए लिखा जाता है, सिर्फ आने के लिए, मॉलिक्यूल के लिए भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कोवेलेंट प्लस आयनिक दोनों के लिए लिखा जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ओनली फॉर
कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसको सिर्फ हम आयनिक और कोवेलेंट दोनों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसके किसके लिए लिखोगे? सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। ये मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ कि इसके कौन कौन से फार्मूले लिख सकते हैं। अमोनिया, वाटर, इसी तरह सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें कौन से आयनिक है और कौन से अच्छा। अगर मैं इनकी एम्पेरिकल फार्मूले की बात करूं तो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है और मॉलिक्यूलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीन इज ए कोवेलेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। वाटर भी दोनों पॉसिबल हैं, एमोनिया के भी दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए हम क्या, ये सोडियम क्लोराइड तो फार्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला नाम से पता चल रहा है हम मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड का तो एम्पेरिकल फार्मूला तो इन दोनों का होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में अमूमन दिया गया होगा कि किस किस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले और ये दोनों पॉसिबल है। तो इससे तो ये आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके सिर्फ हम क्या लिखते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। एक इसमें दूसरा भी आ रहा होता है कि जो नेटवर्क टाइप ऑफ सॉलिड्स नहीं होते हैं, मिसाल SiO2, सिलिका वगैरह, ये कोवेलेंट हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं। तो कोवेलेंट हैं तो इसलिए इनके एम्पेरिकल फार्मूले लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है, लेकिन नेटवर्क सॉलिड नहीं होते जो बहुत लार्ज किस्म के कंपाउंड बनाते हैं, डायमंड वगैरह हो गए, तो इसमें एम्पेरिकल फार्मूले उनके लिए लिखे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिका कहा जाए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं होता, इसी का तो बिल्कुल लॉन्ग चेन होते हैं। तो हम उसको शॉर्टकट एक यूनिट लिखते हैं SiO2। तो इसलिए ये इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये कौन सा फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया कि इस तरह ना हो कि आप कोवेलेंट कंपाउंड देखते जाएं और आप कहेंगे कि नहीं इसी का सिर्फ मॉलिक्यूलर पॉसिबल है। तो नेटवर्क टाइप ऑफ सॉलिड नहीं होते, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए आप सिर्फ एम्पेरिकल लिख सकते हो। आपको क्या पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स, कितने ऑक्सीजन है, कितने सिलिकॉन है, तो टोटल तादाद को तो आप नहीं मेंशन कर सकते हो। तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट एक यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक कंपाउंड में तो इस तरह होता है, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स को हम जो रेशियो होती है हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिल्कुल नेटवर्क जो सॉलिड है उसमें भी हम इस तरह करते हैं। ठीक है जी, हर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने अभी एम्पेरिकल फार्मूला अगर आप उसकी सिंपल यूनिट्स के रेशियो मालूम कर सकते तो आप बता सकते हो। मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको उनके, अब डायमंड में तो सारे कार्बन हैं, इसको सिर्फ कार्बन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसमें कार्बन है। ठीक है, अब उसमें कितने होंगे ये तो तादाद तो नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो बताना है तो सिर्फ कार्बन है। तो कार्बन की तादाद अगर लाख भी हो तो लाख पर भी तो डिवाइड हो सकते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जब दो आ जाएं तब सिंप्लीफाई करना मुश्किल होता है। रेशियो एक का तो आसान होगा, उसको एक में कन्वर्ट कर सकते हो, मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन जब दो चीज़ें आ जाएं तो एक ज़्यादा बराबर होंगे, कम होंगे, सिंप्लीफाई हो सकते नहीं, तब मसला होगा कि नहीं। तो इसलिए ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम भी हो सकते हैं। मिसाल ये तो वाटर लिखा गया है, वाटर, एमोनिया, इनके दोनों फार्मूले सेम हैं, एम्पेरिकल भी सेम है, मॉलिक्यूलर भी सेम है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो जिनको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो दोनों वही फार्मूले होंगे। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है सर, किस लिए
एम्पेरिकल फार्मूला, ये जब आप एक कंबशन एनालिसिस है, आप डिफरेंट कंपाउंड को डिटेक्ट करोगे तो सबसे पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम करोगे, ठीक है। जब एम्पेरिकल फार्मूला आपको मालूम हो जाएगा तब आप उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हो। तो एक कंबशन एनालिसिस टॉपिक है, उसमें हम एम्पेरिकल परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट मालूम हो जाते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूले के 4 स्टेप हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम जब आपको हो तो पहले हम मोल मालूम कर लेते हैं, उसको फिर हम सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर लेते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन ना हो तो हम उसी को एम्पेरिकल फार्मूले में लिख लेते हैं, ठीक है। और कंपाउंड का मास आपको जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास मालूम होगा तब आपको मालूम होना। इस पर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा कि एम्पेरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह मालूम करते हैं, उस पर मैं क्वेश्चन करूंगा इधर, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है कि हम आयनिक कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला कोवेलेंट और आयनिक दोनों के लिए लिख सकते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ ऑलवेज नहीं होती, तो जनरल का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, एक्सेप्शन से बरी होती है। तो इसलिए जब मैं कहूँगा कि ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, चलो इसको अब मैं ओनली को मिटा देता हूँ क्योंकि अभी से ज़्यादातर हम कोवेलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली केमिस्ट्री में सिर्फ ऑलवेज और ओनली का लफ्ज़ नहीं होता है, हम जनरल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ताकि कभी कभार अगर एक्सेप्शन आ जाए तो वो हम इसको उसके लिए हम जवाब पहले से तैयार रख सकें कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसे साफ कर लो, इसे साफ कर लो। अच्छा, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान जो रिलेशन है, ये तो 9th में भी पढ़ा होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, ये जस्ट नंबर है, ठीक है। और n की वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो अमूमन क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि एक कंपाउंड है अननोन कंपाउंड, उसी का मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा, उसी का एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया होगा और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला का पूछा गया होगा, ठीक है। मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इस पर सोचो। ठीक है, तो एक अननोन एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रिलेशन लिख लेना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, आपने इससे मालूम करना है, तो इसको तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए मालूम, रिलेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास भी क्वेश्चन में दिया गया है, देखो एम्पेरिकल फार्मूला मास को निकालना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास एम्पेरिकल फार्मूला से निकाल लेंगे, तो सारे जो डेटा है वो आपके पास मौजूद है।
एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूले में जो एटम हैं उनके मास को जमा कर लो तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है 78 और एम्पेरिकल फार्मूला 12 जमा 1 13, तो ये आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। तो अब मालूम कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या आ रहा है 6 आ रहा है और ये आ रहा है CH। इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा C6H6। तो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ आ गई? तो आपने किस तरह करना है, ये आपको डेटा दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा, एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया गया होगा। तो आपने पहले ये फार्मूला लिखना है, इसमें तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। n को मालूम करना है तो सिर्फ आपने एक काम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास को निकालना है। और एम्पेरिकल फार्मूला मास किस तरह निकलता है कि एम्पेरिकल फार्मूले में जो एटम है उनके मास को जमा कर लो, वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। फिर दोनों को डिवाइड कर लो तो देखो 6 उसी के साथ फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसी तरह आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई? आसान है ये तो, चलो ठीक है। हाँ इसे साफ कर लो। अच्छा, मैं अभी डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है उस पर जा रहा हूँ, मोल्स। ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक है वो है मोल। आप मोल की डिफिनीशन